हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 43, जिसमें जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ओरछा दुर्ग कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे ओरछा दुर्ग कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, टीकमगढ़। ओरछा दुर्ग टीकमगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण 16वीं सदी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके अतिरिक्त ओरछा में जहांगीर महल और सावन भादो महल भी स्थित है और इन दोनों का निर्माण वीर सिंह जुदेव ने करवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, नरसिंहगढ़ का किला कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे नरसिंहगढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजगढ़ में। नरसिंहगढ़ का किला राजगढ़ जिले में स्थित है और यह राजगढ़ में पार्वती नदी के समीप विंध्याचल पर्वतों से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे गिरधारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मंडला में। गिरधारी बाई की समाधि मंडला में स्थित है। गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की सहायिका थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, किस जनजाति को कंघी का आविष्कारक कहा जाता है। पूछा गया आपसे किस जनजाति को कंघी का आविष्कारक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बंजारा जनजाति को। बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक कहा जाता है। बंजारा जनजाति सिख धर्म को भी मानती है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश में किस जनजाति को घुमंतू जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में किस जनजाति को घुमंतू जनजाति के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बंजारा जनजाति को। बंजारा जनजाति को मध्य प्रदेश में घुमंतू जनजाति के रूप में भी जाना जाता है और इनके प्रमुख देवता रामकृष्ण तथा राजस्थान से बाबा रामदेव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। 4 ऑप्शन है आपको बताना है, इनमें से किसके द्वारा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। 4 ऑप्शन है आपको बताना है, इनमें से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ट्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यह जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है और वर्ष 2014 में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। सचिन को क्रिकेट के भगवान के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, डीटीपी का क्या अर्थ है। पूछा गया आपसे डीटीपी का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोरान। धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है। कुछ तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में कार्य करते हैं और इन्हें उपधातु कहा जाता है, जिनके उदाहरण हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पौधों के द्वारा। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। इसका आणविक सूत्र O2 होता है और इसका परमाणु क्रमांक 8 तथा परमाणु भार 16 होता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? आपसे पूछा गया है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई होती है और मानव कान की जो श्रव्य सीमा होती है वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? पूछा गया आपसे शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 2 बार। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। शिवाजी ने 1664 और 1670 इन 2 वर्षों में सूरत को लूटा था। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था और शिवाजी ने चौथ व सरदेशमुखी नामक 2 कर लगाए थे और शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध नीति का जनक भी कहा जाता है। तो यह अतिरिक्त जानकारी भी आपको शिवाजी से संबंधित याद रखना है। और शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बनाकर आगरा किले में रखा था, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पूछा गया आपसे गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केरोटीन। गाजर का रंग केरोटीन की मौजूदगी के कारण संतरी रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, बादल फटने से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से बादल फटने जो शब्द होता है इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश होना को बादल फटना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, आयोडीन। समुद्री शैवाल में आयोडीन मिलता है। शैवालों से निकले आयोडीन का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं? पूछा गया आपसे कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाले मिट्टी में उगते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। ये पौधे प्राय अम्लीय, दलदली और सैल दृश्यांशों में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? पूछा गया आपसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्हें 1987 में यह अवार्ड दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध पाकिस्तान देश से है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? पूछा गया आपसे उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 65 वर्ष की। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्यालय में अपने पद पर बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद की शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं S.A. बोबड़े, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? पूछा गया आपसे चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। तो यह इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, शीतन की दर किस पर निर्भर करती है? पूछा गया आपसे
सीतन की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी पर। सीतन की दर दिए गए उपयुक्त सभी कारणों पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्ज़ाम 2017, 2016 और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2019 और इन सभी परीक्षाओं के लिए मॉडल सेट पेपर भी देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं, और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? पूछा गया आपसे 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शाह आलम द्वितीय। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, जिसमें हेमू विजयी हुआ था। और यहाँ पर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। मध्य प्रदेश का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, शहडोल। शहडोल मध्य प्रदेश का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया आपसे लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 22। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसके 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर, इनमें से किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बेतवा नदी। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह दोनों ही जानकारियाँ आपको बेतवा नदी के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 का संबंध बाल श्रम निषेध के प्रावधान से है, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य कराना कानूनन अपराध है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? पूछा गया है आपको 4 ऑप्शन देकर, इनमें से कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। दास कैपिटल के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं, और यह कई बार पूछी जा चुकी पुस्तक है, तो इसे आप अच्छे से याद करें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद में। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना 2 जून 2014 को एक स्वतंत्र राज्य बना था।
हैदराबाद में चार मीनार व हुसैन सागर झील भी स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है, तो यह अतिरिक्त जानकारियाँ भी आपको हैदराबाद से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज़ रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज़ है, रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध किस खेल से है, यह भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और यदि आप लोगों को SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है, तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।